नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है व्यावहारिक व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण से हमने यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए हैं, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना और साथ ही हमने भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वर्ण के बारे में पढ़ा। और वर्ण के बाद हमने यहाँ पर किस तरह से शब्द बनते हैं, शब्दों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने व्याकरण, जो शब्द के बाद वाक्य जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो शब्द विचार जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने ढेर सारे जो है सब टॉपिक्स पढ़े, यानी कि शब्दों के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। तो वो 8 भागों को हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी कि हमने उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर किए हैं। तो इस तरह से आगे हम आज यहाँ पर आपका एक कॉमन सा टॉपिक बिल्कुल ले रहे हैं। ये टॉपिक आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12, यानी कि जब आप आगे जाकर हायर स्टडीज भी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें भी ये काम आता है। और शुरुआत से ही, यानी कि क्लास 6 से ही हमें हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉपिक है व्यावहारिक व्याकरण, यानी कि जो कॉमन सी चीजें हैं जो हमारे व्यवहार में रहनी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए, जो समझने योग्य है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, उसका नाम है व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण यानी कि वो सामान्य सी चीजें हैं जो बिल्कुल आप एक तरह से बचपन से आपको सिखाया जाता है, यानी कि सबसे पहले आपको वर्ण सिखाए जाते हैं, उसके बाद आपको एक तरह से वर्तनी सिखाई जाती है, शब्द सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है और फिर आपको सिखाया जाता है शुद्ध रूप में लिखना, किसी भी शब्द को शुद्ध रूप में लिखना। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे, यानी कि शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, फिर वाक्यों के बारे में बताया जाता है, फिर विराम चिन्हों के बारे में बताया जाता है, मुहावरों का प्रयोग बताया जाता है कि किस तरह से मुहावरे आपको समझने हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर सारे टॉपिक लेंगे। वैसे तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स पहले से ही किए हुए हैं, जैसे आपने देखा कि हमने विराम चिन्ह, जो हमारा टॉपिक है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से हमारा क्लियर है। मुहावरों को भी हमने यहाँ पर एक बार पढ़ा था, लेकिन हम रिवाइज करेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे पर्यायवाची शब्द भी पढ़े हैं हमने, विलोम शब्द पढ़े हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी मैंने आपको क्लियर कराए हैं। फिर भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, सारे जितने कॉमन टॉपिक हैं आपके वो मैंने इसके अंदर ले लिए हैं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएंगी। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा जो टफ लगता है बच्चों को, वो आता है आपका वर्ण विच्छेद। और इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वर्तनी आती है, और उसके बाद आता है र के विभिन्न रूप। ज्यादातर गलतियां जो है हमारी यहीं पर होती हैं कि जब हम र का जो एग्जैक्ट जो रूप है उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं जिस जगह पर हमें करना होता है। उसके बाद देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक और नुक्ता, इस तरह की चीजें ये जो है ये थोड़ा सा समझने योग्य होती हैं। इन पर आपको ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो नोट भी करते रहेंगे साथ साथ, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे वर्ण विच्छेद। तो क्या होता है वर्ण विच्छेद? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम हमने शुरुआत की अपनी हिंदी की, जब हमने अपने व्याकरण का फर्स्ट जो सेशन है वो यहाँ पर शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था भाषा के बारे में, कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो अगर हमें अपनी बात को किसी को कहना हो, किसी को कुछ बताना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो हम किस तरह से कहते हैं।
भाषा के माध्यम से कहते हैं, भाषा से कहते हैं। अब ये भाषा के अलग अलग रूप होते हैं, यानी कि अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि अलग अलग तरह की, जैसे हमारी कई बार मौखिक भाषा जिसमें हम केवल मुंह से बात करके दूसरों को बताते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूं। और उसके बाद आती है लिखित भाषा, जिसमें हम लिखकर किसी बात को दूसरे को बताते। जैसे देखिए, मैं आपको मुंह से भी बता रही हूं कैसे क्या चीज हमें पढ़ना है, और आपके सामने लिखकर भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये है हमारी लिखित भाषा। और कई बार आपने देखा होगा कि हम संकेतों से भी दूसरों को चीजें समझाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम एक तरह से रोड में चल रहे होते हैं, तो जहां पर 4 रोडें मिल रही होती हैं, जो चौराहा होता है, वहां पर आपने देखा होगा अक्सर जो है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट वहां पर जल रही होती है, ठीक है। तो रेड लाइट जब आती है तो सारे के सारे वाहन जो है रुक जाते हैं। फिर येलो लाइट एक तरह से, जब ग्रीन लाइट होती है तो सारे के सारे वाहन चलने लगते हैं। अब ग्रीन लाइट होते होते जब बीच में येलो हो जाती है, तो वो होता है कि अलर्ट हो जाइए क्योंकि रेड लाइट होने वाली है, ठीक है। या रेड लाइट के बाद जब आपको अलर्ट आता है कि ग्रीन लाइट होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, सांकेतिक भाषा है। ये हम एक बार पढ़ लेते हैं और बाद में फिर हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर रुकना है, और इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर चलना है, इसका मतलब होता है कि हमें अलर्ट रहना है। और ज्यादातर चीजें आपने यहाँ पर भी देखी होंगी, जैसे आप रोड पे चलते हैं, वहां पर इस तरह से एरो लगा होता है और लिखा होता है विद्यालय। तो इसका अर्थ है कि आगे जो है विद्यालय है, ठीक है। कहीं पर इस तरह का साइन लगा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है नो पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग नहीं है। कहीं पर आपने देखा होगा इस तरह का एरो लगा होता है, तो इसका अर्थ होता है यू टर्न। कहीं पर जो है इस तरह का एरो लगा होता है, और कहीं पर इस तरह का, तो यहाँ पर दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ साइन होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें क्या करते हैं, बताते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं, कुछ संकेत जो होते हैं इनको हम फॉलो करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें इस तरह से चलना है। तो इसी के आधार पर हमने भाषा में ये सारी चीजें सीखी थी। फिर हमने यहाँ पर भाषा के बारे में कहा था कि भाषा का जो लिखित रूप है, ठीक है, उसी से हमारी ध्वनियां, उसी को जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनि निकलती है, ठीक है, वो हमारा मौखिक रूप है। तो लिखित रूप में जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वो होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई, उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण की परिभाषा इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ण क्या है। तो हमने कहा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जो अगर हम कोई भी स्वर निकाल रहे हैं उसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका वर्ण है। अब वर्णों से ही शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं वर्णों से शब्द? जब वर्णों का आप सार्थक मेल करेंगे, ठीक है। जब वर्णों को सार्थक यानी कि ऐसी तरह से मेल करेंगे कि जिसका प्रॉपर अर्थ निकलता हो, तो उसको कहेंगे सार्थक मेल। जब वर्णों का हम सार्थक मेल करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि शब्द। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण जो होते हैं उनके 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण क्या, ये मैंने सारी चीजें कराई हैं आपको। वर्ण जो होते हैं हमारी हिंदी में, उसके टोटल जो है वर्ण हमारे होते हैं 44, यानी कि 44 वर्ण होते हैं टोटल, ठीक है। 44 वर्णों में अब 11 होते हैं आपके स्वर और 33 होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है। 11 होते हैं आपके स्वर और 33 होते हैं आपके व्यंजन। तो इस तरह से जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। उनके उच्चारण में हमारे एक तरह से जो मुख से ध्वनि निकलती है वो बिल्कुल उसमें कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती। कैसे? अब देखिए स्वर किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में आपके 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, इह, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। 11 स्वर।
और 33 व्यंजन, 33 यानी कि क ख ग घ, ये आपके सब क्या है, व्यंजन है। अब हमने क्यों स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटे? जैसे हमने कहा स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और मुख से जो वायु होती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती, उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, इह, ई, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जितने भी आपके व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और व्यंजन कौन है? क ख ग घ पूरे ज्ञ तक। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि यदि क में अ का संगम है, ठीक है, यदि क में अ का संगम है, तो अगर आप क से अ को हटा दें तो उसको कहेंगे वर्ण विच्छेद। उसको क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद। तो इसमें देखिए, जैसे हमने कहा कि क अगर हमने लिखा है तो ये इसका जो एक तरह से रियल रूप है वो कैसा है? इसका रियल रूप ऐसा है, यानी कि जो आपके वर्ण होते हैं अगर हम उनको बिना स्वरों के उच्चारण करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? पहले हलंत के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हलंत के साथ लिखेंगे। अगर हम ख का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, तो ख का उच्चारण करते वक्त भी हमारा जो इस तरह से आपका ख लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, प्रत्येक व्यंजन हलंत के सहित होता है। कोई सा भी व्यंजन हो वो हलंत के साथ होता है और व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। अतः अक्षर माला में उसे क, ख, प, श आदि रूपों में लिखा जाता है। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिना हलंत के यदि हम किसी स्वर को वहां पर ना लगाएं तो जो व्यंजन है उसको हम क्या करेंगे? हलंत के साथ लिखेंगे, बिना हलंत के हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि स्वरों के मेल से बहुत सारे जो अलग अलग स्वर हैं, जैसे क, जैसे आ, इह, ई, ओह, ऊ, री, तो ये हमने कहा। तो स्वरों व्यंजन में स्वरों के योग से निम्नलिखित रूप बनते हैं। कौन कौन से रूप बनते हैं? क, फिर उसमें अगर हम आ की मात्रा लगाएं तो का, इह की मात्रा लगाएं तो किह, की मात्रा लगाएं तो की, कुह की मात्रा लगाएं तो कु, कु की मात्रा लगाएं तो कु, ए की मात्रा लगाएं तो के, आई की मात्रा लगाएं तो कई, ओ की मात्रा लगाएं तो को, री की मात्रा लगाएं तो क्र, ओ औ की मात्रा लगाएं तो कौ, ड़ की मात्रा लगाएं तो णांग की मात्रा लगाएं तो कंग, और चंद्र बिंदु जो ये हमारा होता है इसको हम जैसे का और अहा की मात्रा लगाएं तो कहा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के स्वरों का संयोग, वर्णों का संयोग भी होता है, जैसे क और श। तो ये हो गया क्ष, त्र और र, त और र, ये हो गया त्र, श और र, ये हो गया श्र, ज और य, ये हो गया ज्ञ, द और य और अ, ध्य। ठीक है, ये द और व और अ, द्व। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ विशेष प्रकार के वर्ण हैं जिनका संयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला जो टॉपिक है वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं ये हमने क्लियर किया। तो हमने ये कैसे क्लियर किया? हमने कहा संश्लिष्ट वर्णों को, संश्लिष्ट यानी कि जो एकत्रित करके बने हुए हैं। ठीक है, संश्लिष्ट वर्ण यानी कि जो एकत्रित करके बने हुए हैं वर्ण, उन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। संश्लिष्ट वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।
और ये मैंने यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद टॉपिक में सारी चीजें क्लियर कर दी, यानी कि आपको क्लियर कर दिया कि वर्ण क्या क्या होता है, ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया कि वर्ण व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। तो वर्ण व्यवस्था के महत्वपूर्ण नियम है कि प्रत्येक व्यंजन जो होता है वो हलंत के साथ होता है। और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अक्षरमाला है, जो अक्षरमाला है उसे क्या, उसमें उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और साथ ही व्यंजनों में स्वरों के संयोग से कौन से रूप बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर करेंगे कुछ जो है प्रश्नों को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा है, पहला वर्ण है हमारा, पहला शब्द है हमारा ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान का हमने यहाँ पर क्या करना है, ज्ञान का हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए ज्ञ लिखने के लिए हमने क्या बताया था आपको, ज और य, ठीक है। ज्ञ लिखने के लिए हमने क्या कहा था, ज और य। तो हम पहले उसको अलग करेंगे और फिर उसके बाद ज्ञा बनाएंगे, तो उसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञा, ठीक है। फिर हम न लिखेंगे तो न और अ, न, ज्ञान, ठीक है। फिर उसके बाद श्रवण, शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है श्रवण, ठीक है। तो श र अ, फिर व ण, श्रवण, ठीक है। इसी तरह से आपका ह रि द्वा र, हरि द्वार, हरिद्वार, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपका लिखा हुआ उद्धार, इसी तरह से आपका लिखा हुआ है ध्वनि। अब देखिए ध्वनि शब्द लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, ध व, ठीक है, और व को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे व, फिर न, फिर इ, ये हो गया ध्वनि, ठीक है। ध व नि। अब देखिए ध में हमने यहाँ पर अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पहले से ही हमारा आधा ध यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, ध्वनि। आप देखिए इसका जो रियल एक तरह से यहाँ पर मैंने अर्थ बताया है वो आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला है वाक्य, ठीक है। वाक्य शब्द भी आपने ऐसे लिखना है, स्वतंत्र भी आपने ऐसे लिखना है। देखिए स्वतंत्र कैसे लिखेंगे, स्वतंत्र स व त तन, त्र, स्वतंत्र, ठीक है। ये हमारा स्वतंत्र, ये है वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे शब्द हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इनको आप घर पर जब भी आपके पास समय होता है आप उस टाइम पे इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं हमारे, देखिए ये देख सकते हैं आप, कुरुक्षेत्र, अनिवार्य, चिन्ह, हड्डियां, देखिए कुछ इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दीर्घ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे दीर्घ, द में बड़ी ई की मात्रा, दी, र आधा है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है, घ, और घ को हमने कैसे लिखा, अ, दीर्घ, ठीक है। उसके बाद है उष्ट, उसके बाद है रिपु, उसके बाद है महत्व, उसके बाद है परीक्षा। तो ये जो सारे शब्द जो हैं ये कैसे हैं, आपको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करने हैं। सारे शब्दों को क्या करना है, आपने वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। और इस तरह से इनको आप नोट कर सकते हैं सारे शब्दों को। बाकी आंसर नोट नहीं करेंगे, केवल प्रश्न नोट करेंगे और उसके बाद आप
आंसर खुद से करेंगे। जब आपको फ्री टाइम होता है तब आप आंसर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो मिस्टेक्स है ना, जो गलतियां हैं, जो लिखने में जो गलतियां होती हैं हिंदी से रिलेटेड, वर्तनी से रिलेटेड, वो आपकी गलतियां जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएंगी। तो इनको नोट करते रहें साथ के साथ। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है, देखिए मूलतः अनुनासिक व्यंजन य, ण, य, ळ, न, म का मात्रा रूप है। ये जो अनुनासिक अनुस्वार व्यंजन है ये इन वर्णों का मात्रा रूप है, यानी कि इनको इस तरह से नहीं लगाकर इसको मात्रा के रूप में लिखा जाता है, एक बिंदी के रूप में लिखा जाता है। और बोलते समय प्रश्वास वायु नाक से बाहर निकलती है। ठीक है, अनुस्वार में क्या होता है कि बोलते समय जो प्रश्वास वायु होती है, प्रश्वास वायु क्या होती है, एक होता है श्वास। ठीक है, श्वास यानी कि जो आप सांस लेते हैं, प्रश्वास यानी कि जो आप सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि इसे बोलते समय प्रश्वास वायु से बाहर निकालते हैं। प्रश्वास वायु यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हो तो उस टाइम पे, जैसे हंस, घंटी, चंपा, शंख। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर श्वास जो है छोड़ी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। अनुनासिक जो आपका यहाँ पर शब्द है, यह मूलतः स्वर होते हैं। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। उदाहरणतः आंख, हंसमुख, संभाल, संवार, गंवार आदि। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ पर क्या कहा, आंख। कैसे कहते हैं, आंख। जो कोई ज्यादा ज्यादा इस तरह से जो नाक से एक तरह से वायु निकालते हैं, नाक से एक तरह से ज्यादा बोलते हैं, तो उनकी हर एक वर्ड में इस तरह की आवाज आती है। नहीं तो आपकी बाकी सारे वर्ड्स, जैसे जैसे मैंने कहा आंख, हंसमुख, संभाल, संवार, गंवार आदि। ठीक है, तो ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक हमने यहाँ पर पढ़े। अब इनको भी नोट कर लीजिएगा। और साथ में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप, जो र शब्द होता है उसको किस तरह से अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। र पर उह या ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। जो र है ना, उस पे उह और ऊ की मात्रा जो है वो किस प्रकार से लगती है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि जो र वर्ण है ना, ये एक तरह से हिंदी का विशेष वर्ण है और इसके लेखन में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी सर्वाधिक विविधताएं हैं। तो ये आपको इसीलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। बाकी वर्णों को आपने पढ़ रखा है, बाकी वर्ण आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जो है इसीलिए ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या कहा, र पर यदि हम उफ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रू। और उसी पर अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा रू। ठीक है, तो यदि र के बाद कोई और व्यंजन हो तो र अगले स्वर, ठीक है, यदि उस र के बाद कोई और व्यंजन हो तो र वाले व्यक्ति युक्त व्यंजन पर स्थित अगले युक्ति व्यंजन पर स्थिर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर निर्मल, ठीक है, क्या कहा, निर्मल, तो क्या हुआ, अगले युक्ति व्यंजन पर स्थित हो जाता है। ज्यादा अगर यहाँ पर आपके एक तरह से बताया गया है कि यदि कोई व्यंजन है, ठीक है, तो कोई व्यंजन यदि है उसमें र स्वर व्यंजन पर स्थित हो जाता है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, निर्मल, पुनर्चर्चा, निर्भय, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें र जो है वो क्या होता है, एक शब्द के बाद, यानी कि जिसके लिए वो प्रयोग किया गया है उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो आप उस पर चाहे र की मात्रा लगा सकते हैं। दूसरा है पॉइंट, तीसरा यहाँ पर, यदि र
स्वर रहित है, किसी व्यंजन की बात किसी व्यंजन के बाद आता है, ठीक है। यदि र स्वर रहित र है, ठीक है, जो र है वो स्वर रहित है तो किसी भी व्यंजन के बाद आ जाता है तो उसके विभिन्न रूप हो जाते हैं, तो उसके विभिन्न रूप हो जाते हैं। एक तरह से जैसे पाई वाले व्यंजनों के साथ र का रूप निम्नलिखित प्रकार से आता है। जो पाई वाले व्यंजन होते हैं ना, उनमें र का रूप जो है वो विभिन्न तरह से आता है, यानी कि ज्यादातर जो है आपका र का जो वर्ड है वो आपके शिरोरेख, ठीक है, शिरोरेख पर जो आपके र वर्ण होता है इस तरह से लगाई जाती है, और या फिर आपके किसी भी शब्द के इस तरह से लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि र के निम्नलिखित रूप हैं, जैसे हमने त और र का मेल कराया तो वो क्या बना, त्र। प और री का एक तरह से प और र का अगर मेल कराया तो बन गया प्र, क और र का मेल बनाया किया तो बन गया क्र, ठीक है। तो उदाहरण इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, पत्र, ठीक है, क्रम, ग्रह, प्रकार, भद्रता, संक्रमण, श्रवण, नम्रता आदि। और बिना पाई व्यंजनों वाले जो व्यंजन है उनके बाद आने पर र इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। यदि बाद पर आए तो उसमें जो र है फिर वो ये वाला रूप धारण कर लेता है, इस तरह से। यानी कि कई तरह से देखा आपने, एक तरह से लगाया जाता है, एक आपका इस तरह से लगाया जाता है, एक फिर नीचे से इस तरह से लगाया जाता है। तो अलग अलग रूप यहाँ पर आपने एक तरह से देखे। अब देखिए जो र के विभिन्न रूप हैं उसके बाद हमारा आता है री की मात्रा, ठीक है। री की मात्रा का प्रयोग हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो देखिए, क री, क ह री, ह म, श म, ध री, ध। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए कृष्ण, कृष्ण, मृत्यु, हृदय, सृजन, उद्दत, पृथक, संस्कृत, दृष्टि आदि। तो आप देखेंगे सारे जो शब्द हैं किस तरह के शब्द हैं, ये किस तरह के शब्द हैं सारे, ये सारे के सारे शब्द जो है नए बने हुए शब्द हैं कि किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि री की मात्रा जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लगती है। जैसे हमने कहा री और क्र और र, री, ह, म। तो इस तरह से अर्धचंद्राकार आ, अर्धचंद्राकार आ। दिल्ली में कुछ अंग्रेजी ध्वनियां स्थान पा चुकी है। कॉलेज, डॉक्टर हिंदी में कुछ अंग्रेजी जो ध्वनियां हैं वो क्या होती हैं, स्थान पा चुकी है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम हिंदी जब बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि हम जाने अनजाने में उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, इनका हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा हिंदी में कुछ अंग्रेजी ध्वनियां स्थान पा चुकी हैं। कॉलेज, डॉक्टर आदि शब्दों में कुछ ऐसी ध्वनियां होती है जो हिंदी के लिए नहीं है। कॉलेज के का में तो न तो का कोई, न तो का मैं न तो का है। देखिए कॉलेज के का में ना तो का है और ना ही को, ठीक है। यह क्या है, आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ठीक है। इसे अर्धचंद्राकार रूप में लेते हैं और इसी तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, कॉटेज, मैकॉले, कॉलगेट, डॉग, डॉलर, चौक, ऑफिस, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नुक्ता ध्वनि। अब देखिए नुक्ता क्या होती है, ठीक है। उर्दू की क ख ग ज फ ध्वनियां हिंदी की विभिन्न
एक तरह से हिंदी की जो ध्वनियां हैं उनसे भिन्न है। और अंग्रेजी में ज और फ ध्वनियां हिंदी की ज और फ से भिन्न है। तो देखिए कुछ जो उर्दू की ध्वनियां हैं उनसे हिंदी की ध्वनियां कुछ भिन्न है, और अंग्रेजी की जो ध्वनियां हैं उनसे भी हिंदी की ध्वनियां कुछ भिन्न है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अंग्रेजी में जो है ज्यादातर ज और फ, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ज और फ। जैसे हम हिंदी में क्या देते हैं ना, जेबरा, जेबरा नहीं जेबरा, जिब्रा, ठीक है। और ऐसे देखिए अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों में ज तथा फ के प्रयोग करते समय नुक्ता का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और यदि आप उर्दू शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आप नुक्ता के बिना ये शब्द जो है एक तरह से नुक्ता के बिना भी ये शब्द स्वीकार्य है, यानी कि नुक्ता के बिना भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उच्चारण करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी तक तो नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता किसमें, क ख ग में। जैसे हमने कहा ज और फ में तो होता ही है, ठीक है, ज और फ में तो है ही, लेकिन अभी इन तीनों में जो है नहीं एक तरह से स्वीकार्य किया गया है, अभी तक कोई आवश्यकता इसमें नहीं समझी गई है। जैसे क, ख, ग, ठीक है। जैसे अब उदाहरण देखिए यहाँ पर ज और फ के दोनों के, इजराइल, जैसे क्या बताया है यहाँ पर, इजराइल, रिलीज, ब्लेजर, जज, काम, कमजोर, मजदूर, जिंदगी, इज्जत, मरीज, जुल्म, जरा, जेवर, जोरदार, जुल्फ, ठीक है। तो ज वर्ण की ज वर्ण का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, नुक्ता के साथ कर रहे हैं। तो ये किस तरह के शब्द हैं, ये है आपके अंग्रेजी के शब्द और ये हैं आपके उर्दू फारसी के शब्द। उसके बाद आता है आपका फारसी। फारसी में आपका फादर, फीचर, फ्रैंक, फोटो, फर्ज, फरियाद, फतवा, फजीहत, फकीर, फरमाइश, फरमान, फरमाइश आदि, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आपके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि ये हिंदी का शब्द नहीं है या ये किसी और भाषा का शब्द है। तो इस तरह से आपको तब थोड़ा सा उच्चारण में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी। अब ये वर्तनी संबंधित जो अशुद्धियां हैं ये सबसे ज्यादा मेन होती हैं कि वर्तनी क्या होती है। वर्तनी का तात्पर्य होता है कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता। वर्तनी अर्थात कि हम किसी भी शब्द में वर्ण को किस तरह से लिख रहे हैं, उसकी क्या क्रमिकता है, किस शब्द में वर्णों का क्रम तथा क्या क्रम है और तथा क्या स्थान है, और इसका निश्चय वर्तनी करती है। अब देखिए वर्तनी यानी कि जो एक तरह से बोलने का लिहाजा कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी भी शब्द में वर्णों का क्रम तथा स्थान जो होता है वो एक तरह से फिक्स होता है और इसका निश्चय कहाँ पर होगा, वो इसका निश्चय कौन करेगा, वर्तनी। तो शुद्ध भाषा में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए वर्तनी कहाँ पर जरूरी होती है, जब आपको शुद्ध भाषा का ज्ञान जो होगा तो क्या होगा, तब आप उसी तरह से उसको लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप उच्चारण करेंगे, यदि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आप लिखेंगे भी गलत, और यदि आप उच्चारण सही कर रहे हैं तो आप लिखेंगे भी सही। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध भाषा लिखने और पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व होता है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है और इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसलिए हिंदी की वर्तनी में प्रचलित होने वाली अधिकांश अशुद्धियों का अशुद्ध उच्चारण किया जाता है। जैसे देखिए हमने कहा घनिष्ठ, ये आपका क्या है, अशुद्ध शब्द है। हम क्या कहते हैं, घनिष्ठ, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, जबकि यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है घनिष्ठ। क्या है, घनिष्ठ, ठीक है। हम कहते हैं धोखा, हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा नहीं धोखा, ठीक है। अशोक, जो आसान सी भाषा में हम शब्दों को प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं अशोक, तो अशोक नहीं होता, अशोक होता है,
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मनुष्य, धंधा, हिंदुस्तान, मिष्ठान, प्रशंसा, शासन, अभिषेक, तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों रूपों में दिए गए हैं। इनको भी आपने थोड़ा सा उच्चारण करना है और कुछ शब्दों को आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं, जो कि है आपका क्या, वर्तनी की अशुद्धियां। और यही जैसे मैंने बताया आपके एग्जाम में आता है। जैसे हम कहते हैं पूरब, पूरब नहीं होता, पूर्व होता है। बाणी, बाणी नहीं होता, वाणी होता है। ठीक है। वन, वन अर्थात जंगल, वन। विष, विष अर्थात जैसे विष का विष ही अर्थ होता है। और बाकी देखिए जजवान, यादव, कक्षा, क्षत्रिय, क्षमा, नक्षत्र, लक्ष्मण, ये सारे शब्द। ठीक है। जैसे आगे देखिए रणभूमि, रणभूमि हम क्या कहते हैं, रणभूमि, जबकि क्या होता है, रणभूमि। प्रणाम, प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। पुण्य, आप देख सकते हैं पुण्य शब्द किस तरह से लिखा हुआ है, जबकि वो उसका शुद्ध रूप नहीं है। कर्तव्य, ब्राह्मण, स्वास्थ्य, चिन्ह, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है, यानी कि आपके टफ से टफ वर्ड आपको दिए गए हैं, इजी से इजी वर्ड आपको दिए गए हैं और आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। अगर नोट कर रहे हैं तो केवल रेड वाले को नोट करेंगे। तो इस तरह से इसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो कि आपका अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं और उनको आपने शुद्ध करना है। अब आता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जो भाषा है वो हम समझ गए, जो आपका लिपि अर्थात जो आपका व्याकरण का पोर्शन है। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण, जो आपका व्याकरण का पोर्शन है उसमें आपने ये सुना होगा कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले व्याकरण का, जो एक तरह से ये हमने शुरू से ही पढ़ा है, पहले से पढ़ते हैं हम पर्यायवाची शब्दों को, कि एक ही एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक, एकाधिक अर्थात एक से अधिक पर्यायवाची, एक से अधिक शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। यूं तो किसी भाषा में कोई दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है, परंतु अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि उनको हम क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, और समानार्थी को ही हम एक तरह से समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर शब्द है आपका अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड, अभिमान, दर्प, गर्भ। अमृत, अमृत यानी कि विमय, सुधा, पीयूष, अमी। अंधेरा, अंधेरा, अंधेरे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सन, सम। ठीक है। तिमिर, अंधकार। अतिथि शब्द का पर्यायवाची मेहमान, पाहुन, आगंतुक। असुर शब्द का पर्यायवाचक दानव, धनुष, राक्षस, निशाचर। आकाश शब्द का पर्यायवाची, देखिए ये आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में फिर यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। ये आपका हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, बाकी इस तरफ का जो है उसे भी नोट करिए और वो आपके होमवर्क में है। तो इस तरह से हमने वाक्यों से संबंधित जो सामान्य अशुद्धियां हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया है, और नेक्स्ट सेशन में इसको हम और भी अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने समझनी है। वैसे तो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप हम क्लास 6 में हैं तो इसमें हम ये सारी चीजें फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आगे कोई मिस्टेक ना हो इस तरह से हम अपने व्याकरण का प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।